नेहा अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और विनीत उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने नेहा को आवाज़ लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना होऊं क्या? नेहा तैयार होती होती अंदर कमरे में से ही बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ? कहीं ये ही ना सोच लें कि तुम्हें मायके आने नहीं देता। विनीत ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो नेहा ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके मेरी हंसाई करा दी। और ज़ोर से हंस दी। विनीत भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो नेहा ने अंदर से विनीत को आवाज़ लगाई, विनीत, ज़रा देखना तो कौन आया है? जैसा आप कहें मालकिन। कहता हुआ विनीत उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई कुरियर वाला खड़ा था। उसने विनीत को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर विनीत के नाम कुरियर है, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है, ज़रा देखूँ तो। कुरियर वाले ने उसे वो कुरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। विनीत कुरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी अंदर से आते हुए नेहा ने कहा, लो हो गई तैयार, बस अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था विनीत? पर विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर नेहा ने फिर पूछा, क्या हुआ विनीत? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसे क्या आंखें फाड़कर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही है क्या? विनीत ने नेहा की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। नेहा ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो विनीत से बोली, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की ज़िंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को। विनीत अब भी चुप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर नेहा भड़कते बोली, अब बोलो भी, क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को भी उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि करना क्या है? विनीत ने भी भड़कते हुए कहा। विनीत के चिल्लाने पर नेहा भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद विनीत उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और नेहा से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो मामा जी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। विनीत ने जब दो टुक बात की तो नेहा मन मार कर उठी और विनीत के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय विनीत को याद हो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहली में गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उनके पास दो कमरे का घर था। माँ शिमला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि विनीत को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर विनीत के लिए वो तैयार नहीं हुई। विनीत पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था
कि उन्होंने अकेले ने मेहनत की विनीत को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा। इन सब में नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही शिमला ने अपने बेटे विनीत के लिए नेहा को पसंद कर लिया और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई। विनीत ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब नेहा का स्वभाव बदलने लगा था। उससे शिमला जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने विनीत को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर शिमला जी तो अपने मायके आई हुई थी, उधर नेहा ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। नेहा जानती थी कि शिमला जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। तो जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा तो नेहा ने विनीत से कहकर शिमला जी को वृद्धाश्रम ही भेज दिया। पर अब 6 महीने बाद शिमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राजेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सख्ते में आ चुके थे, मतलब माँ राजेश भैया के पास उनके घर पर हैं। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। राजेश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। विनीत और नेहा को आया हुआ देखकर राजेश मुस्कुरा कर बोला, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। राजेश को इग्नोर करते हुए विनीत माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है विनीत? मैंने तो नोटिस ही भेजा है। तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की छमाही थी तो मेरा भतीजा वृद्धाश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में ही बीतती। तभी नेहा बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही हैं आप? मेरे मायके वालों को तो मैं अक्खर नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूं? विनीत के कुछ कहने से पहले ही नेहा बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया है। विनीत पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूं मैं आपको। बहू, तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाहा की है इसके लिए। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नेहा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगी? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था। दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही हैं। तभी राजेश बोला, देख विनीत, मुझे नेहा से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी।
भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो, क्या होगा तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले नेहा कुछ कहती, विनीत ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और राजेश ने बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या चाहते हैं आप। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही है तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों। बीच में ही नेहा बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं वहाँ रहूँगी ज़रूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूँगी, मुझे तेरे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है। आखिर पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत शिमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा विनीत को ही उठाना पड़ा। धन्यवाद।